द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस हर दिन आपके लिए पोस्ट करते हैं सो दैट यू कैन बिकम फाइनेंशियली मोर लिटरेट। आज हम बात कर रहे हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 FY26 नतीजों की। हमारे पास बैंक की फाइलिंग, रिजल्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस है, तो कोशिश करेंगे समझने की कि इस तिमाही क्या हुआ, पिछले क्वार्टर से क्या अलग है और इन नंबर्स के मायने क्या है। बिल्कुल, फोकस रहेगा कि मेन पॉइंट्स क्या है, मतलब नंबर्स क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। परफॉर्मेंस में जो ये बदलाव आया है उसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि बैंक ने इस क्वार्टर में लॉस दिखाया है, जबकि पिछले कुछ क्वार्टर से तो लगातार प्रॉफिट आ रहा था। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। Q1 FY26 में बैंक ने करीब 224 करोड़ रुपए का नेट लॉस, मतलब शुद्ध घाटा दर्ज किया है। और पिछली तिमाही लाए Q4 FY25 में 42 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल इसी क्वार्टर Q1 FY25 में 26 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये काफी बड़ा उलटफेर है। तो इतना बड़ा बदलाव क्यों? अचानक प्रॉफिट से लॉस में कैसे? देखिए, इसकी मुख्य वजह है बैंक का इस तिमाही में एक बड़ा वन टाइम एक्स्ट्रा प्रोविजन लेना, मतलब भविष्य के संभावित लोन नुकसान के लिए पहले से पैसा अलग रखना। अच्छा, प्रोविजनिंग। कितना प्रोविजनिंग लिया है? इस तिमाही में कुल 330 करोड़ के एडिशनल प्रोविजंस किए गए हैं। इसमें माइक्रो फाइनेंस मतलब MFI पोर्टफोलियो के लिए 185 करोड़ का स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब? जो लोन अभी NPA नहीं हुए उनके लिए भी। हाँ बिल्कुल, जो लोन अभी स्टैंडर्ड है पर उनमें रिस्क दिख रहा है, और साथ में नियमों में कुछ बदलाव हुए, उसके कारण 145 करोड़ का एक्स्ट्रा NPA प्रोविजन भी है। ओ, तो 330 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोविजन। हाँ, और अगर ये एक्स्ट्रा प्रोविजन ना होता तो बैंक इस तिमाही में भी करीब 26 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता, जैसा पिछले साल था। समझ गई। तो ये लॉस मूलतः प्रोविजनिंग की वजह से है, कोर ऑपरेशनल लॉस नहीं है। खैर, अब बैंक के कोर बिजनेस पे आते हैं, एडवांसेस यानी लोन बुक। उसकी ग्रोथ कैसी रही? सुनने में आया है कि थोड़ी धीमी हुई है। हाँ, लोन बुक की ग्रोथ थोड़ी मिली जुली सी है। साल दर साल मतलब YOY देखे तो 8% की ग्रोथ है, जो पहले से धीमी है। और पिछली तिमाही के मुकाबले QOQ? पिछली तिमाही से तो लगभग फ्लैट ही है, ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखी। इसकी एक बड़ी वजह है MFI लोन बुक। MFI में क्या हुआ? MFI लोन बुक सालाना 41% गिरी है, काफी बड़ी गिरावट है। शायद बैंक थोड़ा सावधान हो गया है MFI को लेकर। 41% गिरावट तो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर ओवरऑल 8% ग्रोथ कैसे हुई? वो इसलिए क्योंकि नॉन MFI बुक ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो सालाना 18% बढ़ी है। अच्छा, नॉन MFI में क्या खास रहा? इसमें स्मॉल बिजनेस लोन SBL 22% बढ़े हैं, और व्हीकल फाइनेंस तो कमाल कर रहा है। यूज्ड कार फाइनेंस में 50% YOY ग्रोथ है, और यूज्ड कमर्शियल व्हीकल CV फाइनेंस 26% YOY बढ़ा है। अच्छा, 50%, जबरदस्त। हाँ, व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियो अब 9,500 करोड़ के पार पहुंच गया। तो MFI सिकुड़ रहा है, लेकिन व्हीकल फाइनेंस और SBL संभाल रहे हैं। चलिए अब एसेट क्वालिटी की बात करते हैं। जब MFI में गिरावट और स्ट्रेस की बात हो रही है, तो NPAs का क्या हाल है? देखिए, NPA फ्रंट पर थोड़ी राहत है आंकड़ों में। ग्रॉस NPA पिछली तिमाही के 2.89% से घटकर 2.82% हुआ है। और नेट NPA? नेट NPA भी 0.98% से घटकर 0.95% पर आ गया। तो मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। ये इंप्रूवमेंट तो अच्छी बात है, खासकर जब MFI में स्ट्रेस की बात हो रही है। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन MFI सेगमेंट में स्ट्रेस दिख रहा है। जैसे 1 से 90 दिन वाले जो ड्यू है वो DPD बड़े हैं, और इसी स्ट्रेस को देखते हुए ही बैंक ने वो बड़े प्रोविजन लिए हैं। अच्छा, और बैंक MFI स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और क्या कर रहा है? कुछ कदम उठाए हैं, जैसे अब लोन देने में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, कलेक्शन के लिए एक अलग टीम बनाई है, खासकर उन अकाउंट्स के लिए जो पेमेंट में पीछे चल रहे हैं। और एक और अहम बात, Q1 से जितने भी नए MFI लोन दिए हैं वो सब CGFMU कवर में है। CGFMU, वो क्रेडिट गारंटी वाली स्कीम? हाँ, वही, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। तो कुछ हद तक रिस्क कवर हो जाता है। ठीक है, अब जरा फंडिंग साइड देखते हैं। डिपॉजिट्स का क्या हाल है? पैसा आ रहा है बैंक के पास? डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ है, सालाना 18% बढ़े हैं। रिटेल टर्म डिपॉजिट TD में 20% की बढ़त है, जो काफी अच्छा है। और कासा, सस्ता पैसा? कासा रेशियो करीब 29% पर स्थिर है, लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस में 92% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ है। ये बहुत पॉजिटिव है। वाओ, 92% करंट अकाउंट ग्रोथ। हाँ, हालांकि एक चिंता की बात है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM। वो गिरा है क्या? हाँ, पिछली तिमाही 7.13% था, इस तिमाही घटकर 6.55% रह गया है। इसका एक कारण MFI पोर्टफोलियो का सिकुड़ना हो सकता है, क्योंकि उस पर यील्ड ज्यादा होती है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स, पैसा जुटाने की लागत? वो लगभग स्थिर है, 7.49% के आसपास। ओके। और आखिर में बैंक की कैपिटल पोजीशन कैसी है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR काफी मजबूत है, 20.48% पर है, और अभी जुलाई में उन्होंने 500 करोड़ रुपए का Tier 2 कैपिटल भी रेज किया है। अच्छा, तो उससे CAR और बढ़ गया होगा? हाँ, उससे करीब 1.7% और बढ़कर लगभग 22% हो गया है। रेगुलेटरी मिनिमम से काफी ऊपर है, तो कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर एक मुश्किल तिमाही रही है इक्विटास के लिए।
बड़ा प्रोविजन, लॉस, एमएफआई में गिरावट, लेकिन नॉन एमएफआई ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और कैपिटल पोजीशन मजबूत है। आगे का क्या लग रहा है? बैंक मैनेजमेंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट का अनुमान है कि एमएफआई स्ट्रेस को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद FY26 के आखिर तक, मतलब Q4 FY26 तक। और पूरे साल के लिए, FY26 के लिए? पूरे साल के लिए वो एडवांस ग्रोथ मिड टीन मतलब 13-16% के बीच देख रहे हैं और प्रॉफिट में वापस आने का टारगेट है। आगे ग्रोथ के लिए अगले साल Q1 में टियर 1 कैपिटल जुटाने की भी प्लानिंग है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो बड़ा प्रोविजन लिया गया, ये एक तरह की क्लीन अप एक्सरसाइज थी? क्या इससे आगे स्टेबल ग्रोथ का रास्ता साफ होगा, या फिर एमएफआई सेगमेंट का जो स्ट्रेस है वो बेहतर एनपीए नंबरों के बावजूद एक लंबी चुनौती बना रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है आगे के लिए। तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन नतीजों का ये विश्लेषण सुनने वालों को उपयोगी लगा होगा।